हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि इस सीरीज़ में हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं जो उत्तराखंड के यूके पीएससी के या यूके ट्रिपल एससी के चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे आरओ हो गया, एआरओ हो गया, और बाकी एसआई हो गया, ईओ हो गया, टीआरआई हो गया, या फिर यूके ट्रिपल एससी के बीडीओ, बीपीडीओ या फिर अन्य कोई भी एग्ज़ाम है, उनके लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन टॉपिक्स में से हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आया ही है, किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से आते ही रहते हैं। जैसे मैंने पिछले अपने उसमें डिस्कशन में बात की थी वित्त आयोग के बारे में, तो वित्त आयोग से हम काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे वित्त आयोग का गठन कौन करता है, कौन से आर्टिकल में है, इसके इसके सदस्यों का योग्यताओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और उसमें हमने देखा था कि 15वें वित्त आयोग का भी गठन हो चुका है और उसके अध्यक्ष एनके सिंह हैं। तो ये चीज़ें हमने पिछले अपने टॉपिक डिस्कशन में देख लिया था। आज हम देखेंगे कि जो 15वां वित्त आयोग है उसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं और उसकी संरचना कैसी है, क्योंकि इसकी अनुशंसाएं 2021 से 26 के बीच के लिए रहेंगी। तो ये 2026 तक के लिए जो एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यूकेपीएससी का चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो री लेवल का, या फिर यूकेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। इसमें से एक जो रिकमेंडेशन वाला वो है उसमें एसीएफ का पेपर हुआ था 2019 में, तो वहाँ पे पूछा था 14वें वित्त आयोग से कि पारिस्थितिकी तंत्र और वन आवरण के लिए वित्त आयोग ने कितने प्रतिशत का आवंटन किया है, जो हमारा करू का आवंटन हुआ है। तो मतलब कितने प्रतिशत वेटेज दिया है उस पूरे उस पूरे सेक्टर को। तो ये चीज़ें इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इस टॉपिक को छोड़ के जाना मतलब बहुत बड़ा क्राइम है, अगर मैं बोलूँ तो। तो इन टॉपिक्स को देख के जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि 15वें वित्त आयोग का गठन जब हुआ था 2017 में, तो उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? जैसा कि हम जानते ही हैं कि इसके वित्त आयोग में 1+4 की संरचना होती है, यानी कि एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। तो 2017 में राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई थी और 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था। तो इसके अध्यक्ष श्री एनके सिंह हैं। अभी पिछली बार यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस का कोई एग्जाम हुआ था, तो वहाँ पे पूछ लिया था कि 4 सदस्यों में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जैसा अब उत्तराखंड में पैटर्न है, तो उत्तराखंड में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि वित्त आयोग का कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा 15वें वित्त आयोग का सदस्य है या नहीं है। तो इस चीज़ों को भी हमें देख के चलना है। अब हम हमें जैसे पता है कि इसके अध्यक्ष श्री एनके सिंह जी हैं, तो और इसमें 4 सदस्यों में से पहले सदस्य श्री अजय नारायण झा हैं, और उसके बाद डॉक्टर अनूप सिंह, तीसरे हैं अशोक लिहड़ी, और चौथे हैं डॉक्टर रमेश चंद्र। तो ये 4 सदस्यों के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो अ, आपको अटेम्प्ट करने में आसानी हो, इसलिए आपको ये नाम भी याद रखने हैं। इन 4 सदस्यों के नाम याद रखने हैं, जैसे अजय नारायण झा पहले सदस्य हैं, अनूप सिंह दूसरे हैं, अशोक लिहड़ी तीसरे हैं, और रमेश चंद्र जो हैं चौथे सदस्य हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। तो जैसा कि हमें पता ही है, पहली रिपोर्ट 2020-21 के लिए दी थी, वो कोरोना टाइम के लिए। तो उसके बाद उसकी दूसरी रिपोर्ट आई 2021 से 26 के लिए। तो ये अब 2000 इनकी जो रिकमेंडेशंस हैं, ये केंद्र और राज्यों के बीच में जो करों का आवंटन होता है, उसके लिए 2021 से 26 के बीच 5 सालों के लिए रहेंगे। तो ये 5 साल, अगले 5 साल के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, 2026 तक जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि 2021 से 26 के लिए केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 41% है। तो जो वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में हिस्सा किया है कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स को 41% करों में से हिस्सा दिया है। तो जो अगर मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये में से 41 रुपये राज्यों को दे दिए हैं, ताकि राज्य अपना अपनी राजस्व व्यवस्था को अच्छे से चला सकें। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस वित्त आयोग के मापदंड क्या है और इस मापदंड के अनुसार किस क्षेत्र को कितना आवंटन किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2019 में उत्तराखंड में यहाँ से क्वेश्चन बना था, वन एवं ये जैसा कि ये है वन एवं पारिस्थितिकी में
कितना आवंटन किया गया है वित्त आयोग द्वारा। तो हमारे पास ये है 15वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशन 2021 से 26 के लिए। तो हम देख लेते हैं कि ये किन-किन सेक्टरों को कितना आवंटन किया है। आय का अंतर जो है सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है, और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा आवंटन किसको किया है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो स्टेट पीसीएस में भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जैसा नया पैटर्न है यूके ट्रिपल एससी का या यूकेपीएससी का, तो उसमें भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा आवंटन जो है आय का अंतर है, इनकम डिफरेंस को दिया गया है। यानी कि अगर कोई अमीर राज्य है और कोई गरीब राज्य है, तो उन दोनों के बीच में पर कैपिटा इनकम को देखा जाएगा, और उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, सबसे अमीर का और सबसे गरीब के बीच का, तो वो उनका औसत लेके फिर उनके बीच में करों को बांटने की कोशिश की जाएगी। तो इस प्रकार से आय का अंतर जो है उसको 45% का वेटेज दिया गया है। क्षेत्रफल को 15% का। जनसंख्या को, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे जनसंख्या को 1971 की बजाय 2011 की जनगणना के हिसाब से लिया कंसीडर किया गया है। तो जनसंख्या को आपको ध्यान देना है, 15% दिया गया है। हो सकता है किसी एग्जाम में ऐसा स्टेटमेंट फ्रेम हो जाए कि वित्त आयोग ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी है उस जनसंख्या को लेके 15% का जो आवंटन किया है, उसमें 1971 की जनसंख्या को कंसीडर किया है। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटमेंट सही है, ये है कि 2011 की जनगणना को कंसीडर किया है वित्त आयोग ने। तो इसको 15% का आवंटन किया है। जनसांख्यिकी प्रदर्शन, किसी स्टेट ने जनसंख्या के कंट्रोल के लिए, उन्हें स्किल डेवलप करने के लिए अपने यहाँ जनसंख्या के डेवलपमेंट के लिए अपने स्टेट में कितना अच्छा काम किया है, उस हिसाब से उनको आवंटन किया जाता है इसमें। तो इसमें 12.5% यानी कि 12.5% का आवंटन किया गया है। इसमें वन क्षेत्र को नहीं, वन और पारिस्थितिकी दोनों को कंसीडर किया गया है एक साथ। तो इसको 10% का वेटेज दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एसीएफ का पेपर जो 2019 में हुआ था, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना परसेंट दिया गया। हो सकता है अगले एग्जाम में कुछ और पूछ ले, तो आपको ध्यान देना है। और कर और राजकोषीय प्रयास के लिए 2.5% का वेटेज दिया गया है। टोटल 100% हो गया। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये एक बार आपने इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, वित्त आयोग की रिकमेंडेशंस को, और उसके बाद आपको इनको याद करके चलना है कि किसको कितना दिया गया है। हो सकता है इन फ्यूचर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। और इसके बाद जो इसमें अगला है, एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है, और यहाँ पे एक स्टेट पीसीएस में, किसी में बीपीएससी में या यूपी ट्रिपल एससी में या फिर यूपीएससी में भी कहीं क्वेश्चन बना था कि ये जो राजकोषीय घाटे को लेकर कितना क्या सुझाव दिया है। तो यहाँ पे जो वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि केंद्र को 2025-26 तक अपने राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4% करना। राजकोषीय घाटा बेसिकली होता ही है कि सरकार की जितनी इनकम होती है उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है, या उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो उस खर्च की भरपाई के लिए सरकार को उधार लेना पड़ता है। वो उधार आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य विदेशों से भी हो सकता है। आंतरिक का मतलब देश के अंदर से लेना होता है, और बाह्य का मतलब विदेशों से लेना होता है। तो इस घाटे को इस घाटे की भरपाई के लिए सरकार उधार लेती है, तो इसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। जितना उधार लेती है इस पूरे घाटे को भरने के लिए, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इस राजकोषीय घाटे को सरकार को जीडीपी के 4% तक लाना है 2025-26 तक। ये केंद्र सरकार की बात हो रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सुझाव है, और यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है पिछले किसी एग्जाम में, किसी स्टेट पीसीएस में या यूपीएससी में। तो ये आपको ध्यान देना है। और उसने एक और रिकमेंडेशन इसमें साथ में दी है कि सुझाव दिया है कि राजकोषीय घाटा सीमा 2021-22 में 4%, और 2022-23 में 3.5%, और 2023 से 26 के लिए 3% करना है। ये स्टेट के लिए बात हो रही है। अब स्टेट को अपने स्टेट जीडीपी का 2023 से 26 तक राजकोषीय घाटे को 3% तक लाना है। ये एक इम्पोर्टेंट सुझाव है वित्त आयोग का स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चार्ट ये है कि केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों में प्रत्येक राज्य का हिस्सा कितना है 100 में से। अगर 100 रुपये हैं तो 100 रुपये में से किस राज्य को कितने रुपए मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें देख लेना है कि सबसे ज़्यादा जो पैसे का जो सबसे ज़्यादा बजट, मतलब जो सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है 100 में से, जो सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है हस्तांतरित करों में से,
तो ये जो है यूपी को हुआ है, यूपी को नंबर 1 पोजीशन में है और यूपी को मिले हैं आपके 17.939%। अगर यूपी पीसीएस का या यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये वैल्यू याद रखनी जरूरी है। 17.939 यहाँ पे यूपी का हिस्सा है 939%। और आपको ये याद रखना है उत्तराखंड के एग्जाम के लिए कि उत्तराखंड का हिस्सा है 1.118%। यानी कि उत्तराखंड को 1.118 रुपये मिलते हैं अगर 100 रुपये का आवंटन वित्त आयोग ने पूरे देश के राज्यों के लिए किया है, तो उसमें से उत्तराखंड को 1.118% मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा तो हमने देख लिया यूपी का हिस्सा है, सबसे कम जो मिलता है वो मिलता है आपका गोवा को, और दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो बिहार को मिलता है। तो ये चीज़ें कुछ 3-4 इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उत्तराखंड का हो या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम क्यों ना हो। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।